साथियों का हेम्पू क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हम 5 सितंबर को एक क्लास ले चुके हैं। आज दूसरी क्लास है। आज इस दूसरी क्लास में हम संविधान एवं नगर पालिका के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। एवं आप सभी से मैंने पहले भी निवेदन किया है कि अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हो, रेगुलर क्लास चाहते हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करते रहे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो हमने पूर्व क्लास में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अध्यक्ष, सभापति, महापौर, मेयर, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज संविधान एवं नगर पालिका के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं नगर निकाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कि आखिर नगर निकाय का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, नगर निकाय कैसे बनी और इसकी संकल्पना कैसे आई। भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित हुआ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला जो नगर निगम हुआ वो कब बना था। वो नगर निगम 1688 में बना था और मद्रास के अंदर पहला नगर निगम बना था। जैसा आप जानते हो कि मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, ये सभी महानगर है और इनमें नगर निगम होता है। तो पहला नगर निगम मद्रास में बना था। लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना मार्टा कहलाता है। इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। तो ये तीन शब्द इसमें आए हैं लॉर्ड रिपन के संबंध में। एक तो पहला जो शब्द है 1882, यानी कि जो उनका जो संकल्प था 1882 का, उसको मैग्ना मार्टा कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैग्ना मार्टा क्या होता है। मैग्ना मार्टा एक कानूनी परिपत्र है इंग्लैंड का दोस्तों, जो थेम्स नदी के किनारे राजा जॉन ने सामंतों को दिया था। यानी कि जो आज़ादी के टाइम पे था उस टाइम का एक ये कानूनी परिपत्र था जो इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इंग्लैंड तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम अब आगे बात करते हैं कि इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब मैंने कल आपको बता ही दिया था कि जो जनता द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो इसका जो अगर पिता कहा जाता है भारत में, वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास के बाद में मैं आपको कुछ 15-20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूं दोस्तों। तो ये क्लास पूरी ध्यान से आप देखते रहिएगा। इसके बाद है जो अगला हमारे पास आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय कब घोषित किया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिखना 1935, और अगर ये पूछ लेता है कि किस अधिनियम के तहत किया गया तो आप लिखना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यानी प्रांतीय विषय का मतलब होता है कि इस पर प्रांत मतलब स्थानीय स्वशासन को जितने भी राज्य हैं उनको मानना पड़ेगा, और मानने के साथ साथ इसके जो भी रूल्स कायदे हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। वो इस पे नियम कायदे बना सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है वो है 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, एक तो 1992 और एक 74वां संशोधन। तो देखिए ये संशोधन अधिनियम क्या कहता है। इस अधिनियम के तहत भारत के संविधान में नया भाग 9 का, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो संविधान का 9 का भाग है वो शामिल किया गया, इसे नगर पालिकाएँ नाम दिया गया। तो क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि संविधान का भाग 9 का किसके बारे में बताता है। तो आपको आंसर वहाँ पे करना है नगर पालिका के बारे में बताता है। तो अब हम आगे चलते हैं 243 से 243 CH, यानी 243 P से 243 ZG तक के अनुच्छेद नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद
नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो आप ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, 243P, 243ZG, 243P, 243Z, 243P, 243G और 243Q, 243ZG। तो आपका सही आंसर होगा 243PZG। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि 1992 का संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, एक तो 9 में नगर पालिकाओं की व्याख्या की गई है, 243P से 243ZG तक के अनुच्छेद नगर पालिकाओं के हैं। अब जो अगली लाइन है वो है, इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जे से मतलब है नगर पालिका एक संविधान का विषय है एवं राज्य सरकार अधिनियम को अपनाने हेतु बाध्य हैं। यानी कोई भी राज्य सरकार जो नगर पालिका का कॉन्सेप्ट है उसे अपनाने के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये संविधान का विषय है और जितने भी राज्य हैं वो संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। और इस अधिनियम ये अधिनियम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके 1992 का संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, इसके तहत राज्य सरकार जो है अपनाने हेतु बाध्य है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस संविधान अधिनियम के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो जो आपका क्वेश्चन आंसर होगा 1992। और अगर डायरेक्ट आपसे संशोधन अधिनियम पूछता है तो आप उसमें आंसर करोगे 74वें संशोधन अधिनियम के तहत। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 243P से लेकर 243ZG तक के जो अनुच्छेद है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो अब हम इनकी बारे में एक एक अनुच्छेद के बारे में जानकारी करते हैं कि ये अनुच्छेद आखिर कहते क्या है। तो सबसे पहले है 243P। 243P में नगर पालिकाओं से संबंधित परिभाषाएं हैं। देखा जाए तो इसमें समिति, जिला, महानगर क्षेत्र जहाँ पे 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होती है, और नगर पालिका क्षेत्र क्या होते हैं, नगर निगम क्या होते हैं, इन सभी की परिभाषाएं 243P में हैं। अब अगला जो अनुच्छेद आता है वह है 243Q। तो 243 जो क्यों होता है दोस्तों, वह राज्य में 3 तरह की नगर पालिकाओं की संरचना बताता है। नगर पंचायत या नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये जो इनका गठन होता है वो नगर पालिका का गठन, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 243Q के अंदर नगर पालिका की कौन सी विषय वस्तु समाहित है। तो आपको आंसर करना है नगर पालिका का गठन। नगर पालिका के गठन में हम अगर ब्रॉड रूप से अगर मैं आपको समझाऊं तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब अगला जो हमारा आता है 243R। तो ये नगर पालिका की संरचना के बारे में बताता है। नगर पालिका की संरचना से मतलब है दोस्तों, प्रत्येक नगर पालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और किसी राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका में विशिष्ट ज्ञानवान व्यक्तियों का लोकसभा और राज्य विधानसभा, राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद के ऐसे सदस्य का जो नगर पालिका क्षेत्र में पूर्णतया वक्त समाविष्ट या रजिस्टर करते हैं। 243 ख के अधीन गठित समितियों का अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा। तो इसका मतलब मुख्य ये है कि नगर पालिका की संरचना में जो आप क्या करोगे दोस्तों, आप सबसे पहले इसमें संरचना में जो सदस्य और जो अध्यक्ष आते हैं उनके बारे में ये जानकारी हमको देता है। इसके बाद है 243S। 243S का मतलब होता है वार्ड समिति का गठन एवं संरचना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वार्ड समिति क्या होती है पहले हम इसकी जानकारी कर लेते हैं। तो नगर पालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। तो वार्ड समिति अगर 3 लाख या 3 लाख से अधिक पॉपुलेशन होती है जिन नगर पालिका क्षेत्रों में, तो वहाँ पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है और वार्ड समिति 2 या 2 से अधिक वार्डों को मिलकर बनाई जाती है और उनकी क्या संरचना होती है उसके बारे में जानकारी देता है। अब अगला है 243T। इसमें ये सीटों का आरक्षण बताता है। सीटों का जो आरक्षण है हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जो सीटों का आरक्षण है SC, ST, OBC की जनसंख्या अनुपात के अनुसार होता है। यानी कि अगर SC की जनसंख्या मान लीजिए 40% है तो यूँ मान के चलिए 10 में से जो 4 सीट है वो SC की होगी, अगर वहाँ की जनसंख्या 40% है तो अब इसके बाद में जो अगला हमारा आता है 243U। तो 243U है नगर पालिका का कार्यकाल, मतलब जो 5 साल का कार्यकाल है
उसके बारे में 243 यू में जानकारी मिलती है। 243 सदस्यता से अयोग्य, मतलब जैसे मान लीजिए वार्ड पार्षद या अध्यक्ष जो खड़े हो रहे हैं वो अयोग्य किस तरह से घोषित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए उनकी उम्र पूरी नहीं हो रही है, वो भारत का नागरिक नहीं है, तो इस प्रकार की अयोग्यता के बारे में 243 में बताया गया है। और लास्ट का जो ये 243 है, इसमें नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं दायित्व आते हैं कि नगर पालिका के पास में क्या क्या शक्तियाँ होती है, वह क्या कर सकती है। प्राधिकार होते हैं, उनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं और उनके क्या क्या दायित्व होते हैं। ये सब 243 में आते हैं। अब जो 243 के बारे में नपा का मतलब नगर पालिका ही, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में से नपा कहा है। नपा द्वारा करारोपण की शक्तियाँ तथा निधियाँ। करारोपण की शक्तियाँ, निधियों से मतलब है दोस्तों जो टैक्स लगाया जाता है नगर पालिका द्वारा, उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं और निधियाँ हैं, इसके बारे में जानकारी देता है। 243 वित्त आयोग के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद 243 नगर पालिका लेखा का अंकेक्षण। नगर पालिका लेखा का अंकेक्षण का मतलब होता है जो राज्य विधानमंडल है दोस्तों, विधानमंडल वो नगर पालिका का जो लेखा जोखा होता है, जो भी उनके पास रिकॉर्ड होता है, उनका संपरीक्षा कर सकता है, यानी ऑडिट कर सकता है। अंकेक्षण का मतलब आप ऑडिट से समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद है 243 243 में नगर पालिका के चुनाव के बारे में जानकारी मिलती है कि जो नगर पालिका में जो आप सदस्य बनाते हो, उस सदस्य के बाद में जो वो अध्यक्ष बनाते हैं, उन सभी के बारे में जो जानकारी मिलती है वो 243 में मिलती है। अब आता है 243 इसमें ये संघ शासित प्रदेशों में लागू होता है। जो संघ शासित प्रदेश आप जानते हो, एक राज्य होता है, एक संघ शासित प्रदेश होते हैं। इसके बाद 243 कतिपय क्षेत्रों में इस भाग को लागू न होना, यानी कि अभी भी भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ये नगर पालिका अधिनियम लागू नहीं होता है, तो उसके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो 243 के अंदर मिलता है। अब आता है 243 243 में जिला आयोजना के लिए समिति होती है। जिला आयोजना समिति के बारे में जो ये बताता है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिला आयोजना समिति क्या होती है। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति बनाई जाती है। यानी कि जो नगर पालिका और पंचायतें होती है, उनके माध्यम से इसमें जो विकास की योजनाएं बनाते हैं। इसके बाद 243 में महानगरीय आयोजना के लिए समिति, जैसे अगर जिले पे अगर नगर परिषद नगर पालिका होती है तो नगर निगम महानगरों पे होती है, तो वहाँ पर महानगरों के लिए योजनाएं बनाई जाती है। इसके बाद 243 नगर पालिका तथा विद्यमान कानूनों को जारी रखना। नए तथा विद्यमान कानूनों का जारी रहना, यानी कि जो नियम बन चुके हैं या फिर जो बनने वाले हैं उन कानूनों को ये। इसके बाद है 243 के अंदर चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट है। और चुनावी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। चुनावी मामलों का मतलब है अगर कोई परिसीमन हो रहा है तो उन परिसीमन के अंदर कभी भी न्यायालय के अंदर आप स्टे नहीं ला सकते। वो परिसीमन का दायित्व जो होता है वो राज्य विधानमंडल का ही होता है चुनाव में, तो आप न्यायालय के अंदर जाकर इसमें स्थगन नहीं ला सकते हो। तो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक के बारे में जो जानकारी देता है वो 243 देता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे क्लास का टॉपिक वो है 12वीं अनुसूची। तो जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के तहत इस 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो जो 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम हुआ था उसमें एक सूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची क्या कहती है, तो 12वीं अनुसूची 243 यानी 243 से संबंधित है। जो अनुच्छेद है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको आंसर करना है 243 या 243 इसके बाद है 12वीं अनुसूची में नया नगर पालिका कार्य क्षेत्र के साथ 18 क्रियाशील विषय वस्तु समाहित है, यानी कि जो 18 प्रकार की अलग अलग एरिया बताए गए हैं जहाँ पर नगर पालिका को कार्य करना होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि 12वीं अनुसूची के तहत नगर पालिका कार्य क्षेत्र
के साथ कितने विषय वस्तु समाहित है, तो आपको आंसर करना है 18। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया। अब मैं इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पहली और दूसरी क्लास के, जो पहले हमने पढ़ चुके हैं और जो आज की क्लास में पढ़े हैं दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है। मान लीजिए आप नगर पालिका के अंदर सदस्य के रूप में खड़े होते हैं और सदस्य के रूप में जीत जाते हो, यानी वार्ड जो मेंबर होता है उसके रूप में जीत जाते हो। अब आप में मान लीजिए कोई जाकर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करता है और प्रश्न उठाता है कि आप गलत तरीके से जीते हो, तो इन चार में से किसके पास आप जाओगे। तो निर्वाचन अधिकारी आरओ के पास आप नहीं जाओगे, क्योंकि ये एक एसडीएम लेवल का पद होता है क्योंकि जो रिटर्निंग अधिकारी होता है इसमें एसडीएम होता है और यही इलेक्शन करवाता है, तो इसके पास आप नहीं जा सकते। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूरे राज्य में निर्वाचन कराता है, तो आप इसके पास भी नहीं जा सकते। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में चुनाव कराता है, तो इसके पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक न्यायालय का मैटर है। इसलिए आप जिसके पास जाओगे ऑप्शन में वह है जिला न्यायाधीश, तो इसका सही आंसर है जिला न्यायाधीश। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगरपालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर है 10। जो नगरपालिका की वित्त समिति है होती है दोस्तों, उसमें अधिकतम सदस्य 10 हो सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से है। तो इसके बारे में हम डिस्कस भी कर रहे थे और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, ये मूल्यांकन अधिकारी 2020 में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसका सही आंसर है 243 ब, है ना। तो 12वीं अनुसूची का ये विषय है जिसे हम 243 डब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निरर्हताओं का उल्लेख। जो मैंने अनुच्छेद बताए हैं और उनकी विषय वस्तु बताई है दोस्तों, उनको तो रट ही लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांस है। तो इसका जो सदस्यता के निरर्हता का मतलब होता है अयोग्यता। तो अयोग्यता का उल्लेख कौन से उल्लेख में मिलता है, तो इसे 243 है इसका सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया गया है। तो हमने दो चीज़ पढ़ी थी, एक तो जिला योजना समिति और एक महानगर योजना समिति। तो दो महानगर योजना समिति में यह आंसर आएगा, तो ये इसका सही आंसर है 1। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संविधान का 74वां संशोधन जिला योजना समिति के लिए प्रावधान करता है। बिल्कुल करता है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है, ये गलत है। ये समिति एक प्रत्यक्ष निर्वाचित निकाय है, गलत है। और इस समिति का उल्लेख संविधान के भाग 9 में किया गया है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है 1। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास से सुमेलित करने का अगला क्वेश्चन है। तो इसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले अनुच्छेद 243 के। तो 243 के अंदर हमने पढ़ा है राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। 243 क्यू के अंदर 243 क्यू के अंदर जो है नगरीय स्थायी शासन संस्थाओं का गठन PQ, क्योंकि हमने क्यों पे पढ़ा था, तो संस्थाओं का गठन के बारे में उसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद 243 के अंदर जो हमने पढ़ा वह है नगरीय स्थानीय शासन में संस्थाओं का अर्हता मापदंड। और 243 जो डी था उसमें है पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। चूँकि इसमें पंचायत का मैटर भी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बनने के चांस आपके कम ही है। लेकिन जो हमने 243 से पी से ZG तक पढ़े हैं दोस्तों, तो उनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। और अगर सुमेलित करने का प्रश्न आता है तो वहाँ से ही आपके प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगरपालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई है। तो 12वीं अनुसूची में हमने पढ़ा है कि 18 मदें या विषय वस्तु रखी गई है जिन पर नगरपालिका कार्य कर सकती है। तो इसका सही आंसर है 1। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है तो नगरपालिकाओं से। हम नगरपालिकाओं की 12वीं अनुसूची जो 74वें संशोधन अधिनियम के तहत तैयार की गई थी उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर है 2। अब अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई है। तो राजस्थान में आपको पता है, आपने
जीके के अंदर पढ़ा होगा कि राजस्थान में जो 1857 की छावनी थी वो नसीराबाद थी। तो इसमें जो छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है वो भी नसीराबाद में ही है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है? इसके बारे में हमने खूब डिस्कस किया है आज के वीडियो में, और इसका सही आंसर है राज्य सूची में। ये भी 74वें संशोधन अधिनियम के तहत ही रखा गया है। इसके बाद नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं को कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? इसके बाद में क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं को कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है 1992। राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया था। इसका सही आंसर है 1959। और मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा मेरी तरफ से कि जो राजस्थान के अंदर दोस्तों जो सबसे पहले नंबर की नगर पालिका है, राज्य की पहली नगर पालिका है, वो माउंट आबू है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, माउंट आबू राज्य की पहली नगर पालिका है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो ये 74वां। तो ये 74वां संविधान संशोधन बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ विभिन्न प्रकार के घूम के प्रश्न आपको मिल सकते हैं, और 40 नंबर का पोर्शन है, एक क्वेश्चन बनने के पूर्ण चांस है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। नगर पालिकाओं में कितनी नगर परिषद है? राजस्थान में कितनी नगर परिषद है? दिसंबर 19 के अनुसार राजस्थान में 34 नगर परिषद है, जिसके लिए हम पहले नंबर के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। नगर पालिकाओं के संबंध में वार्ड समिति के संगठन और भूभागीय क्षेत्र के बारे में उपबंध कौन करता है? तो जो भी नगर पालिकाओं के बारे में कानून बनाता है वो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा ही बनते हैं। इसके बाद में है, भारत में नगर पालिकाओं के गठन के लिए निर्वाचन कब पूरा करवाना होता है? तो इसका सही आंसर है इसके निश्चित कार्यकाल की समाप्ति पर। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद या 5 साल 6 महीने की अवधि या कुछ भी, इसमें गलत, सारे का आंसर गलत है। इसका सही आंसर है निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पहले इसका चुनाव कराना पड़ता है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए इसमें अगर 5 साल होने वाले हैं तो उससे पहले ही चुनाव करा दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना काम का नहीं है आपके, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके आएगा नहीं। ये लास्ट का क्वेश्चन आप देख सकते हो, संविधान अधिनियम के अनुसार राज्यों के विधानमंडलों को नगर पालिकाओं को किसके उत्तरदायित्व के साथ सशक्त करने की शक्ति नहीं दी जाती है? तो इसका सही आंसर है कानून एवं व्यवस्था का प्रबंध है। तो आज की ये मेरी क्लास पूरी हो चुकी है, और ये जो मैंने आपको 18-20 क्वेश्चन बताए हैं इनको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको अच्छा भी फील होगा और कॉन्फिडेंस भी फील आएगा। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।